विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता था। रास्ते में वो पल्लवी को भी उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय रहता था, इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती थी। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो गई थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई पकाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी, उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे, तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताओ, आज कैसी बनी है? माँ, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो अच्छी ही बनाई होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ माँ, मैं जब आपके हाथ से बनी मछली अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तेरी माँ बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही अच्छी बनाती हो अपर्णा, इसमें कोई शक नहीं। मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचूं। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो, तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है। हाँ? तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले दिन अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में रखकर बाजार की तरफ चल पड़ी। ताजा ताजा मछलियाँ, आज की पकड़ी है, बिल्कुल ताजा मछलियाँ है। मीठे पानी की मछलियाँ है क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ हैं, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा निराश हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की बिक्री अच्छी हो। अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की ओर निकल गई। अगले दिन भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई दिनों तक होता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुंची। उदास होकर उसने खाना पकाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ गया था कि उसकी पत्नी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? सोचा था कि मछलियाँ बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे, मछलियों के बदले अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम स्वादिष्ट मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम दाम भी कम रख सकती हो। एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से, क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार में पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही ग्राहक खींचे चले आए। ताजा मच्छी है ना? हाँ,
आज सुबह ही पकड़ी है। ठीक है, मुझे 1 प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को 1 प्लेट मछली भात दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी 1 प्लेट देना। जी। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की ओर चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रखी। जलेबी? अरे ये किस खुशी में? तुम खाओ तो बताती हूँ। तीनों जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने विष्णु को आज का किस्सा सुनाया। मैं नहीं कहता था कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ, मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे, वो तो सारा बिक गया। क्या? और उस दिन से अपर्णा के मछली भात का व्यापार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती थी। अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाता था मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी। मियाँ बीवी मिलकर मछली भात बेचते थे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का बिजनेस चल पड़ा और थोड़े ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। अब उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा। अनंतपुर गांव में नरेंद्र नाम का एक आदमी था। नरेंद्र का गांव में एक ढाबा था। नरेंद्र ईमानदारी से अपना ढाबा चलाया करता था और जो भी खाना बच जाता था वो आसपास के कुत्तों को खिला देता था। एक दिन उसके ढाबे के बाहर एक बंदर आया। वो बंदर नरेंद्र के हाथ की रोटी देख रहा था। अरे तुझे भी रोटी खानी है? आजा आजा आजा, खा ले। नरेंद्र ने वो रोटी जमीन पे रखी और बंदर ने फट से रोटी उठा ली। अरे वाह! नरेंद्र ने कुछ और रोटी के टुकड़े जमीन पे रख दिए। बंदर ने उन्हें भी उठा लिए और वहाँ से चला गया। वो हर दिन शाम के समय नरेंद्र के ढाबे पे आता था। नरेंद्र उसे बची कुची रोटियां खिलाया करता था। आपने इस बंदर की आदत ना खराब कर दी है मालिक। ये रोज यहाँ आकर खड़ा हो जाता है और अब तो आप इसे अच्छी रोटियां भी खिला रहे हैं। अरे कोई बात नहीं अशोक, तेरे और मेरे परिवार की तरह इस बंदर का भी परिवार है जिसके लिए रोटी लेकर जाता है, बस। अरे आपको कैसे पता चला मालिक? अगर ये अकेला होता तो यहीं सब खा लेता, पर ये सयाना है, रोटी ले जाता है। जितनी रोटी दोगे सब की सब ले जाता है, तो जरूर ये पहले अपने परिवार को खिलाता है और फिर खुद खाता है। हो सकता है। अब जा, उसे भी रोटी दे दे। उस बेजुबान जानवर को 2 रोटी खिलाकर हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अशोक ने बंदर के सामने 2 रोटी रख दी और वो रोटियां लेकर चला गया। ऐसे ही रोज चलता रहा। अब बंदर अपने बच्चों के साथ रोटियां लेने आया करता था। नरेंद्र अब उसे ज्यादा रोटियां देता था। नरेंद्र का ढाबा भी अच्छा चल रहा था, इसलिए उसने एक और लड़के को नौकरी पे रख ली, मानिक। अशोक खाना पकाया करता था और मानिक खाना ग्राहकों तक पहुंचाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन नरेंद्र का एक्सीडेंट हुआ। एक टेम्पो ने उसे ठोकर मार दी। नरेंद्र का हॉस्पिटल में इलाज हुआ। उसकी जान तो बच गई, पर उसके पांव काम नहीं कर रहे थे। अब वो अपाहिज हो चुका था। नरेंद्र की पत्नी सुधा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। पता नहीं भगवान को हमारे साथ क्या परेशानी थी जो हमारे साथ ये सब अनर्थ कर दिया। अरे सुधा, भगवान का शुक्र करो कि कम से कम मैं जिंदा बच गया। पर आप कैसे जीवन जिएंगे? जैसे भगवान चाहेंगे वैसे जिएंगे। नरेंद्र हर बात में अच्छाई ढूंढ रहा था। भले ही उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अपाहिज हो गया,
पर फिर भी वो जिंदा था, वो इसी बात से खुश था। नरेंद्र के एक्सीडेंट के बाद ढाबा कई महीनों तक बंद रहा। नरेंद्र अपने घर पे ही रहता था। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे वापस ढाबा शुरू करना ही पड़ेगा। पर अब आप ये सब अकेले कैसे करेंगे? अरे सुधा, मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। हम दोनों मिलकर ढाबा खोल लेंगे वापस, क्यों? जी। नरेंद्र को कैसे भी करके अपनी परिस्थितियां बदलनी थी। अगली सुबह नरेंद्र और सुधा अपने ढाबे पे पहुंचे। ढाबा बहुत गंदा था। दोनों ने मिलकर साफ सफाई की। सुनिए, हमने ढाबे की सफाई तो कर दी, पर हम इसे चलाएंगे कैसे? देखो सुधा, मैं खाना पका लूंगा, तुम ग्राहकों तक पहुंचाना और टेबल वगैरह साफ कर लेना। अरे कुछ दिनों बाद जब थोड़े पैसे आ जाएंगे तब एक लड़के को काम पर रख लेंगे, और क्या। ठीक है जी। इसी सोच के साथ नरेंद्र ने वापस ढाबा स्टार्ट कर दिया। उसने भगवान की पूजा की और फिर चूल्हा जलाया। कुछ ही देर में कुछ ग्राहक आए। अरे वाह, बहुत दिनों बाद खुला है ढाबा है। पर जब ग्राहकों ने नरेंद्र के पैर देखे तो उन्हें उसके प्रति सहानुभूति होने लगी। अरे रे, सोचा नहीं था ऐसा कुछ हुआ होगा। खैर, अरे भाई, होनी को कौन टाल सकता है। आप मुझे एक लंच प्लेट दे दो। जी जी, अभी देता हूँ। नरेंद्र खाना परोसने लगा और फिर सुधा ग्राहकों को खाना देने लगी। उनकी गाड़ी जैसे तैसे चल पड़ी थी। पहले से कम ही सही, पर दोनों मिलकर पैसा कमा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। नरेंद्र जी ने उस बंदर को रोटी देना वापस शुरू किया। वो बंदर भी ढाबे पर रोज आने लगा। एक दिन सुधा की तबीयत बहुत खराब थी। वो फिर भी ढाबे पर जाने के लिए तैयार हो गई। अरे सुधा, तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम्हें आराम करना चाहिए। आज ढाबा मैं अकेले चला लूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन आप अकेले कैसे कर पाएंगे? चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। तुम आराम करो, आराम। जब से मैं अपाहिज हुआ हूँ तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है सुधा। आज एक दिन तो आराम कर लो। सुधा को आराम करना नहीं था, पर फिर भी नरेंद्र ने उसे घर पे आराम करने के लिए बोल दिया। नरेंद्र अकेले ढाबे पे गया। उसने ढाबा खोला। कुछ देर बाद ग्राहक आए। भाई को चाय देना। जी जी जी, अभी लाया। नरेंद्र खुद ही चाय बना रहा था और खुद ही बैसाखी के सहारे ग्राहकों को चाय देने लगा। ऐसे ही वो लंगड़ा लंगड़ा कर खाना परोसने लगा। रोज वाला बंदर उसकी ये मजबूरी देख रहा था। पता नहीं बंदर ने क्या सोचा। वो ढाबे के भीतर गया और उसने नरेंद्र के हाथों से खाना ले लिया और खुद ग्राहक तक ले गया। नरेंद्र हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंदर ऐसा क्यों कर रहा है। बंदर वहीं जमीन पे बैठ गया। कुछ देर बाद कुछ ग्राहक और आए। भाई 3 लंच प्लेट देना। जी जी, अभी लाया। नरेंद्र लंच प्लेट भरने लगा और उसके भरते ही बंदर ने वो थाली उठा ली और उसे संभाल कर ग्राहक के टेबल तक ले आया। फिर बंदर दूसरी थाली लेने आया और फिर तीसरी। सारे ग्राहक हैरान थे। अरे भाई, ये तो सही है, पर आपके ढाबे पर बंदर काम करते हैं क्या? जी नहीं नहीं नहीं, बंदर काम नहीं करते। ये बंदर मेरी मदद कर रहा है। मैंने इसे रोटी खिलाई और ये बेचारा मेरी मदद के लिए काम कर रहा है। ओह अच्छा। पूरे दिन बंदर नरेंद्र के ढाबे में काम करता था। दोपहर को नरेंद्र ने बंदर को 3-4 रोटी दी। रोटी लेकर बंदर भागने लगा। शायद अब ये वापस नहीं आएगा। पर नरेंद्र हैरान हो गया जब कुछ देर बाद बंदर वापस लौटा। अब उसके साथ 2 बच्चे और उसकी पत्नी भी थी। बंदर ने बच्चों को पास वाले पेड़ पे छोड़ दिया और वो और उसकी पत्नी ढाबे के अंदर आके बैठ गए। और फिर जब भी ग्राहक का खाना बनता, बंदर और उसकी पत्नी दोनों ग्राहकों को खाना पहुंचाते और जूठे बर्तन भी वापस लाया करते थे। सुबह से शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। शुक्रिया दोस्त। नरेंद्र ने बंदर के परिवार के लिए अच्छा खाना बनाया और बंदर और उसके बच्चों को खिलाया। उस दिन से रोज बंदर ढाबे पे खाना खाने आने लगा। इरफान और मकबूल 2 दोस्त थे। मकबूल की चिकन बेचने की दुकान थी और इरफान फिलहाल के लिए बेरोजगार था। क्या हुआ दोस्त, आज भी नौकरी नहीं मिली? अब क्या बताऊं,
समझ में नहीं आ रहा, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा जब एक नौकरी भी नहीं मिल रही। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब तो मुझ पे रुखसाना की भी जिम्मेदारी है। तुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी मेरे दोस्त, पर अब जब तूने शादी कर ही ली है तो काम बढ़ाना और ढूंढना ही होगा। तू तो जानता ही है कि किस हालात में मेरी शादी हुई है। अगर शादी नहीं करता तो रुखसाना के अब्बा उसका निकाह कहीं और कर देते, लेकिन अब निकाह के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। अरे इरफान, तू शवारमा बनाना जानता है ना? हाँ हाँ, तो शवारमा की दुकान क्यों नहीं खोलता? दुकान खोलने के लिए भी तो पैसे लगेंगे ही ना, वो कहां से लाऊंगा? मैं हूं ना, मैं तुझे कर्ज दूंगा, तेरा धंधा चल पड़ेगा तो लौटा देना। हाँ वो भी है। इरफान खुश अपने घर गया और रुखसाना को ये सारी बातें बता दी। अल्लाह का शुक्र है, आपको कोई रास्ता तो मिला। अब जल्द ही मेरे शवारमा की दुकान लगेगी, उम्मीद है अच्छी कमाई होगी और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। होंगे ही, मैं दुआ करूंगी। मकबूल से पैसा कर्ज लेकर इरफान ने शौरमा की मशीन खरीद ली। वो मकबूल से ही चिकन लेने गया और उसकी शौरमा की दुकान शुरू हो गई। अरे भाई, एक शौरमा देना। हाँ हाँ, अभी लो। धीरे धीरे इरफान के शौरमा की दुकान पे कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी थी। स्वाद तो बहुत अच्छा है भाई। होगा ही, सारे मसाले मैं घर पे ही बनाता हूँ। वाह बढ़िया, मजा आ गया भाई खाकर। इरफान खुश था कि उसके शौरमे लोगों को पसंद आ रहे थे। उसके ग्राहक बड़े चाव से शौरमा खाने आते थे। एक दिन घर पे बैठकर वो हफ्ते की कमाई गिन रहा था। 4000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इसमें से 2000 रुपए हमारे घर के खर्च और सामान के लिए रखता हूँ और 2000 रुपए मकबूल भाई का कर्ज लौटा देता हूँ। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही मकबूल भाई के सारे कर्ज चुकता हो जाएंगे। बिल्कुल। उस दिन इरफान ने मकबूल को कर्जे की पहली किश्त लौटा दी। लगता है तेरा धंधा बहुत अच्छे से चल पड़ा है इरफान। जी भाई, उम्मीद है ऐसे ही चलता रहे। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, तू ऐसे ही मेहनत कर। हाँ भाई करूँगा। इरफान रोज शाम को अपनी शौरमे की दुकान लगाता और उसके आते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती थी। एक शौरमा देना। मुझे भी दो गार्लिक शौरमा पार्सल। मुझे भी एक शौरमा। जी अभी देता हूँ। दुकान खोलने से बंद होने तक इरफान के हाथ चलते रहते थे। कस्टमर्स आते ही रहते थे। हर दिन रात को 10 बजे इरफान दुकान बंद करता था और अपनी कमाई देखकर वो बहुत खुश था। जुबैर रोज इरफान की दुकान पर भीड़ देखा करता था। शौरमे के बिजनेस में बहुत मुनाफा है, मुझे भी शौरमे का बिजनेस डालना चाहिए। इरफान तो 80 रुपए में शौरमा बेचता है, मुझे इससे कम दाम में बेचना होगा, तभी लोग मेरा शौरमा खरीदेंगे। जुबैर गणित करने लगा कि वो कैसे शौरमा का दाम घटा सकता है। मुझे सस्ता चिकन ढूंढना होगा। और सस्ते चिकन की खोज में जुबैर कई चिकन की दुकानों पे गया। सभी जगह उसे वही दाम मिल रहा था। आखिर वो अकरम की शॉप में गया। अकरम बेईमान किस्म का आदमी था। अरे भाई, मुझे चिकन रोज 10 किलो चाहिए, पर दाम नहीं परवड़ रहा। फिर तो एक ही रास्ता है। वो क्या? तू मरी हुई मुर्गियां खरीद ले। मरी हुई मुर्गियां तुझे 50 रुपए किलो से मिलेंगी। पर मरी हुई मुर्गियों से कोई नुकसान तो नहीं? अरे नहीं नहीं, तुलों में मरी हुई मुर्गियां ही तो जाती हैं। किसी का बाप नहीं समझ सकता कि जो मुर्गियां वो खा रहा है वो जिंदी काटी गई हैं या मरी हुई। लेकिन इससे सेहत पर कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे भाई, कुछ नहीं होता। वैसे भी जब हम लोग मुर्गियों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं तो रास्ते में कुछ मुर्गियाँ दबकर मर ही जाती हैं। इन्हें खाने में कोई नुकसान थोड़ी ना है। ठीक है, तो हम सौदा पक्का करते हैं। तुम रोज मुझे 50 रुपए के हिसाब से 10 किलो चिकन देना। पक्का।
जुबैर ने शौरमा बनाने की मशीन खरीद ली और फिर इरफान के शौरमे की दुकान के बगल में ही उसने अपनी दुकान खोल ली। जुबैर ने बड़े से फलक पर दाम लिखवा दिया। जुबैर 50 रुपए में शौरमा बेच रहा था। अब जब लोग वहां पहुंचे तो काफी लोग जुबैर का सस्ता दाम देखकर उसकी दुकान की ओर मुड़ गए, पर अब भी कुछ ऐसे ग्राहक थे जो इरफान की दुकान में ही शौरमा खाने आते थे। भाई, तुम्हारे शौरमे जैसा स्वाद नहीं है वहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। उसे 50 रुपए में शौरमा परवड़ रहा है, इसलिए वो बेच रहा है। वो भी है, लेकिन जो लोग हमेशा खाते हैं वो तुम्हारे ही पास लौटेंगे भाई, तुम फिक्र मत करो। हाँ, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। उस दिन इरफान मकबूल भाई से मिला। क्या हुआ इरफान, आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं भाई, जुबैर ने शौरमे की दुकान खोली है और वो शौरमा 50 रुपए का बेच रहा है। इतना सस्ता कैसे? वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है भाई। जरूर वो कोई गोलमाल कर रहा है, हमें पता लगाना चाहिए, पर कैसे? चलो मेरे साथ। उस दिन इरफान और मकबूल ने जुबैर का पीछा किया। उन्होंने देखा कि जुबैर अकरम चिकन वाले की दुकान में गया। अब समझा। क्या ये अकरम एक नंबर का बेईमान है? ये जरूर जुबैर को मरी हुई मुर्गी का मांस सस्ते में बेच रहा है। पर ये तो अच्छा नहीं है, लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए? दोनों सोचने लगे कि वो जुबैर और अकरम को कैसे रोक सकते हैं। तभी मकबूल को याद आया कि उनके इलाके में एक फूड इंस्पेक्शन का ऑफिस है जहां फूड की कंप्लेंट की जा सकती है। हमें फूड इंस्पेक्टर ऑफिस में जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है। इरफान और मकबूल फूड ऑफिस गए और वहां उन्होंने बड़े ऑफिसर को जुबैर की बेईमानी की कंप्लेंट की। हमें उस शौरमे की जांच करनी होगी। फूड ऑफिसर जुबैर की शौरमा की दुकान पर पहुंचे और वहां रखे चिकन और रोटियों की जांच करने लगे। सर, कुछ सेटलमेंट करते हैं। तू लोगों की जान के साथ खेल रहा है और हमें रिश्वत देने की बात कर रहा है। ऑफिसर ने सैंपल्स लिए और टेस्ट किए। सर, ये चिकन खाने के लायक नहीं है। इसे खाने से सेहत बहुत जल्द खराब हो जाएगी। इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया और फिर अकरम को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को जुबैर की बेईमानी का पता चल गया और एक बार फिर ईमानदार इरफान की दुकान पर कस्टमर्स लौट आए। इरफान की मुश्किल हल हो गई थी और लालची शौरमा वाले जुबैर को उसके किए की सजा मिल गई। हमेशा याद रखिए, हर वो चीज जो सस्ती होती है वो अच्छी नहीं होती है।